कि कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात ईवीएम के मसले पर हुई। इससे पहले इसी मामले पर ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हुई थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का वक्त लिया गया था। इस मुलाकात में 26 पार्टियों के लीडरान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ईवीएम में छेड़छाड़ की बात को लगातार खारिज करता रहा है। तो इलेक्शन कमीशन में आज मुलाकात करने पहुंचे ऑपोजिशन लीडरान। कांग्रेस समेत ऑपोजिशन की करीब 26 जमातों के लीडर इस मुलाकात में शामिल हुए थे। ईवीएम मसले को लेकर यह मुलाकात हुई। इससे पहले ऑपोजिशन लीडर्स ने मीटिंग करके इलेक्शन कमीशन से मिलने का वक्त मांगा था और आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचे ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर मुत्तहिद हुआ है ऑपोजिशन और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने पहुंचे ईवीएम के मसले को उठाने के लिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन शुरुआत से ही ईवीएम पर लेकर तनाजे से इनकार करता रहा है। इस इल्जाम को खारिज करता रहा है कि ईवीएम में किसी किस्म की कोई गड़बड़ी है। बता दें आपको कि जब जब चुनाव होते हैं, जब जब इंतखाब होते हैं, तब तब कांग्रेस और तमाम ऑपोजिशन पार्टियां ईवीएम में छेड़छाड़ से इल्जाम लगाती रही हैं और इसी को लेकर आज इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंची ऑपोजिशन की करीब 26 जमातें कांग्रेस समेत। और इस मुलाकात से पहले ऑपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई थी और इलेक्शन कमीशन से वक्त लिया गया था। आखिरकार आज ये मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। और इस अहम खबर पर अमित प्रकाश जी मीडिया के हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है ईवीएम को लेकर और इसी को लेकर पहले एक मीटिंग हुई ऑपोजिशन की जमातों के बीच और आखिरकार इलेक्शन कमीशन में वक्त लेकर आज ये मुलाकात हुई है। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत से ही ईवीएम में किसी भी गड़बड़ी को खारिज किया है। अमित, आज की इस मुलाकात के तमाम अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात अभी चल रही है। अभी भी कुछ लीडर्स अंदर पहुंच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं और साथ साथ कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके तमाम लीडर्स, चंद्रबाबू नायडू सहित तमाम लोग अभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं। जो भी उनके कंसर्न है ईवीएम्स को लेके, उसको आज मुलाकात ये तय हुई थी। लेकिन इसका रिलेवेंस बहुत बढ़ जाता है कल रात से जो घटनाक्रम कोलकाता में हुआ और कोलकाता में उस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा रात को हुआ, उसके बाद आज सुबह बीजेपी के बड़े लीडर्स इलेक्शन कमीशन आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से ये ज्ञापन दिया था कि वेस्ट बंगाल में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वेस्ट बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा इसलिए हो गया है क्योंकि वहाँ जिस तरीके से हालात पैदा कर दिए गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पुलिस और तमाम अफसर जो वहाँ के राज्य सरकार के कुछ अफसर हैं वो टीएमसी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं, उस तरह से कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होना मुश्किल है और इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से ये मांग रखी कि यहाँ पर मुख्य तौर पे जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए जो कि वेस्ट बंगाल से बाहर का हो और उसको डिप्लॉय किया जाए इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे। दूसरी मांग ये की गई कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को तैनात किया जाए, कोलकाता पुलिस की टीमों को वहां चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए। और तीसरी बात ये रखी गई कि चुनाव जब वेस्ट बंगाल में हो रहे हों उस वक्त वहां पर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए क्योंकि इसके पहले के चुनाव को लेके कई सारी बातें आई और कई सारे साक्ष्य और सबूत भी आए, कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें ये बताया गया और दिखाया गया कि कैसे वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को डरा धमका के बहुत सारी बातें कही गई, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, आम लोगों को धमकाया गया और ऐसी स्थिति में वहां चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते थे। इसको लेके बीजेपी ने आज सुबह मुलाकात की और शाम को कांग्रेस ईवीएम को लेकर मुलाकात कर रही है। तो अब देखना यह है कि लगातार, हालांकि इलेक्शन कमीशन ये बात कहता रहा है कि ईवीएम में कोई भी टैंपरिंग नहीं हो सकती, उस पर किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी आज ऑपोजिशन लीडर्स जो मुलाकात कर रहे हैं, अब उस रिव्यू के बाद इलेक्शन कमीशन क्या तय करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, थर्सडे को यानी गुरुवार को इलेक्शन कमीशन की पूरी बेंच जो तमाम स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात ऑलरेडी कर चुकी है इन तमाम मुद्दों को लेके। तो अब
देखना यह है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभी मुलाकात चल रही है, तमाम ऑपोजिशन के लीडर अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं और अभी मुलाकात जारी है। जी, अभी मुलाकात जारी है और क्या होगा इस मीटिंग के बाद ये और दिलचस्प हो गया है। अमित, जिस हिसाब से आपने तमाम डिटेल्स बताई हैं, अब बीजेपी के लीडरान भी अनफेयर इलेक्शन होने का खदशा जता रहे हैं, खासतौर से मगरबी बंगाल में ऑपोजिशन पहले ही मुत्तैद था ईवीएम को लेकर। तो आपको लगता है अमित, ईवीएम ने बड़े पैमाने पर एक और सियासी जंग को जन्म दे ही दिया है आखिर? देखिए, 2019 के इलेक्शन से पहले ये पूरा जो आपको दिख रहा है, जो सियासी स्टंट इस वक्त चल रहा है, इसमें तमाम अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब देखिए, जिस तरीके से कल रात की घटना को देखा जाए, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां जिस तरीके से सीबीआई की टीम पहुंची, पुलिस कमिश्नर जो कोलकाता के हैं उनके यहाँ उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए, और उलट वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ही, कोलकाता पुलिस ने ही सीबीआई के अफसरों को पकड़ लिया, उनको हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद एक पूरा बैकलैश क्रिएट हुआ। उसके बाद जो हालात वहां पैदा हुए, उस पर स्थिति इतनी असहज हो गई कि अब एक्चुअली वहां एक डेडलॉक बना हुआ है। और वैसी स्थिति में ये बात साफ हो जाती है कि ये पूरा चुनावी जो स्टंट है, ये चुनावी स्टंट के तौर पे ही उभर के आ रहा है कि भाई कैसे ये बातें एक एक करके आगे आ रही हैं। ममता बनर्जी को लेके प्रधानमंत्री ने आज एक वार भी किया, उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को किसी बात का डर नहीं है तो फिर वो पूछताछ क्यों नहीं होने देना चाहती। उनको अगर किसी बात का डर नहीं है तो वहां वो जांच क्यों नहीं होने देना चाहती, क्यों वो एक अफसर को बचाने में लगी है। तो ये तमाम बातें हैं और इन सब के बीच अब चूंकि सीबीआई की टीम और कोलकाता पुलिस की टीम के बीच लगातार आमने सामने ठनी हुई है। मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की वहां धरने पे हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन में बैठकों का दौर जारी है। तो हर जगह सियासी फ्रंट पे चीजें एक्टिव हैं, हर जगह कोई ना कोई नई डेवलप। और इलेक्शन कमीशन का इस तराजे पर क्या स्टैंड होता है वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर। वहीं ममता बनर्जी और सीबीआई तनाजे को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि मरकजी हुकूमत ममता हुकूमत को परेशान कर रही है और साथ ही मरकज पर जमहूरियत का कत्ल करने का भी इल्जाम लगाया। विदाउट वारंट, विदाउट चीफ सेक्रेटरी को पूछताछ बोलने के बजाय डायरेक्ट उसके पास जाए। मगर ममता जी, आपको मैं सैल्यूट करता हूं, बढ़िया काम करे। जो सीबीआई ऑफिसरों को जाके अरेस्ट करके वापस जो भिजा दिए वो बढ़िया काम है। भाई स्टेटों में आप खुद बोले इंडिया सरकार बड़े बड़े बातें करते, स्टेटों में हम कुछ नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट है भाई? वहाँ ऑलरेडी सिट का इन्वेस्टिगेशन है और चीफ मिनिस्टर को नहीं बताते, चीफ सेक्रेटरी को नहीं बताते। एक पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के बजाय अरेस्ट करके ले जाने के पहले आप पूछना था चीफ सेक्रेटरी को, देखो भाई फलाने के ऊपर आरोप है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ धमकी देने का काम। इसका बात क्या है? ममता बनर्जी 19 जनवरी को बहुत बड़ा रैली करे, ऑल पार्टी वालों को बुलाए अगेंस्ट बीजेपी। वो रैली को देख के बहक गया। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में अमित शाह ने रैली की और बूथ कारकुनान से बात करते हुए बीजेपी सदर ने कहा कि अब चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी नहीं होगी। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू यू टर्न चीफ मिनिस्टर है। चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाते हुए शाह ने कहा कि जब इनसे रियासत की आवाम नाराज होती है तब वो मरकज पर हमला करने लग जाते हैं। अमित शाह ने आवाम से 2019 में चुनाव जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का फैसला लिया है। जो कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देश का अपमान किया था, जिनके खिलाफ एनटी रामाराव जी ने तेलुगु देशम पार्टी खड़ी की थी, तेलुगु प्राइड का झंडा बुलंद किया था, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आंध्र प्रदेश को अन्याय किया, उसकी गोदी में जाकर बैठने का काम एक तेलंगाना के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने किया।
रुख करेंगे अगले अहम खबर का। वजारत कानून ने पी चिदम्बरम के खिलाफ INX मीडिया केस में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। INX मीडिया मामले में CBI की अपील पर मरकजी हुकूमत ने वजारत कानून से राय मांगी थी। मरकजी हुकूमत ने एयरसेल मैग्जिस केस में चिदम्बरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की CBI को पहले ही इजाजत दे दी है। CBI और ED के अफसरान ने 25 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि INX मीडिया केस में उन्हें पी चिदम्बरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है। जांच एजेंसियों का दावा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तमाम सबूत और दस्तावेजों की बुनियाद पर चिदम्बरम से पूछताछ जरूरी है। वहीं सुनंदा पुष्कर मौत मामले की सुनवाई की 21 फरवरी को होगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सेशन कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। साल 2014 में सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के एक बड़े होटल में मिली थी। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की बीवी थी। थरूर को इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुल्जिम माना है। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में 3000 सफ़ाहत की तफसीली चार्जशीट दाखिल की है। और 79वें ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आग मुतासिर ने एग्जीबिशन सोसाइटी ऑफिस के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नुमाइश के दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया। एहतजाज के दौरान दुकानदारों ने कहा कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मुतासिरीन को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक नुमाइश में एक भी दुकान नहीं खुलेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों नुमाइश में अचानक आग लग गई थी और कई दुकानें पूरी तरह से जल गई थी, जिससे दुकानदारों को बड़ी तादाद में नुकसान हुआ था। पूरे कश्मीर के, कानपुर के, जयपुर के तमाम रियासतों के यहाँ लोग मौजूद हैं। जो लोग फायर पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं फायर के, उन्हें अब तक कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जबकि आज एग्जीबिशन खोल दिया गया है, यहाँ के तमाम स्टॉल वालों ने एहतजाज कर रहा है कि स्टॉल नहीं खोलेंगे। आइए इसकी पूछने की वजह क्या है, स्टॉल क्यों नहीं खोल रहे हैं? सर, हम लोग किस तरीके से स्टॉल खोले? हमारे जो भाई है कश्मीरी भाई, उनकी तो कुछ भी नहीं बचा उनके पास, वो क्या बेचेंगे? और हम किस तरह अपनी स्टॉल्स खोले जबकि हमारे स्टॉल्स का एटलीस्ट 70% माल खराब हो गया। वो किसने किया? फायर ब्रिगेड वालों ने किया और चोरी हो गया। सर बचा क्या? 30%। वो देखो आप किस हालत में पड़ा हुआ है। जिन फायर की वजह से, आग की वजह से जिनका नुकसान हुआ, उनका कुछ भी नहीं बोला उन्होंने अभी तक। उन्होंने बोला हमने अभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। सर 3 बार हम गए अभी तक सोसाइटी ऑफिस, वहाँ पे हमें अंदर जाने की भी इजाजत नहीं है। पूरा नुकसान है, एक पीस भी नहीं बचे। सो है हम रास्ते में आ गए। हम खाली एक ना बोल रहे, जो भी उन्होंने बोल रहे वो भी सही है। हम लोग का भी तकलीफ देखना, उन्होंने भी हमारा एक ना नुकसान हुआ, हम लोग रोड में आ गए। से हमको खाली इंसाफ होना। ये इंसाफ और मुआवजा क्या हुकूमत तेलंगाना दे पाएगी, ये आना वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो जो एग्जीबिशन को खोल दिया गया है, अवाम भी यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई दुकान यहाँ पर खुले पड़े हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। बढ़ेंगे आगे। हैदराबाद में जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से जमात इस्लामी हिंद ने आइडियल फैमिली नाम से मुहिम चला रखी है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। 5 काउंसलिंग सेंटर्स में मुस्लिम फैमिलीज के मसलों को हल करने के लिए इन सेंटर्स का इनेकाद किया गया है, जिससे मुस्लिम फैमिली अपने तमाम मसलों का हल यहीं से कर सकें। वहीं कर्नाटक से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। आम इंतखाबात से ठीक पहले सबसे ज्यादा ये मामला बीडर से उठने लगा है। खुद को सेकुलर जमात होने का दावा करने वाली कांग्रेस जेडीएस से ये मांग जोर पकड़ने लगी है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर अरसे से मांग उठती रही है। पार्लियामेंट में काफी अरसे से कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं होने से इस बार ये मांग और भी तेज हो गई है। गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस ने बेंगलोर सेंट्रल से रिजवान अरशद जबकि हावेरी से सलीम अहमद को मैदान में उतारा था, लेकिन बदकिस्मती से दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। रियासत में 3 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद फैसला कुन मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा बीडर में 40% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बदले माहौल में सीनियर लीडर अजहानी धर्म सिंह की मौत के बाद यहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग तेज हो गई है।
बीदर में मुसलमानों को टिकट इसलिए देना चाहिए कि आज तक का जो सियासी मैदान में 50 साल से यहाँ बीदर को टिकट नहीं दिया गया किसी मुस्लिम को। और दूसरी मेन वजह यह है कि बीदर में 5.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। अब की बार अगर किसी माइनॉरिटीज़ में किसी मुसलमान को अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो बीदर की आवाम, चाहे माइनॉरिटीज़ के, चाहे मुस्लिम तबके के हो, क्रिश्चियन हो या कोई और ज़ात बिरादरी के हो, सारे लोग ये फैसला कर बैठे हैं कि यहाँ पर सिर्फ टिकट मुसलमान ही को दिया जाए और मुसलमान में जनाब अयाज खान साहब को दिया जाए। ये हमारा मुतालबा है और सारी आवाम की ख्वाहिश है। बीदर से बीजेपी के टिकट पर कामयाब होने वाले भागवत खुबा भी खुद को सेकुलर लीडर होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी तफरीक की सियासत पर यकीन नहीं किया, जबकि कांग्रेस लीडरान यहां से मुस्लिम नुमाइंदगी का मुतालबा कर रहे हैं। पिछला 5 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार आने के बाद और मैं यहाँ पर एमपी चुन के आने के बाद कम्युनल का शब्द का कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग सबके साथ सबके विकास के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इस देश के हम लोग नागरिक हैं। कर्नाटक में जो 2 सीटें दिए जाए, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड 2 सीट देती थी। अब इस बार जो बीदर की एक ऐसी सीट है तो माइनॉरिटी एक कैंडिडेट जीत के आ सकता है, बल्कि आवाम की मांग है। अगर आपको टिकट दी जाए तो आप तैयार हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर अब हाईकमांड जो हमारे पार्टी हाईकमांड से चलती है और कर्नाटक के लीडर्स है, जो हमारे सीनियर लीडर्स है, वो भी हमारे अगर रेकमेंड करते हैं तो बीदर की सीट के लिए मैं ठहरने के लिए। गुज़िश्ता साल राज्यसभा में कांग्रेस ने के रहमान खान की जगह डॉक्टर नासिर हुसैन को नामजद किया है, जबकि लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है। ऐसे में लोगों की बीदर से काफी उम्मीदें हैं, जहां 40% मुस्लिम आबादी के अलावा दूसरी बड़ी आबादी दलित का साथ पाकर कामयाबी यकीनी हो सकती है, क्योंकि रियासत में कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद से ज्यादातर सीटों के हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। बीदर के कांग्रेस कारकुनान और आम आवाम का मुतालबा है कि इस मर्तबा ये टिकट जो है बीदर की किसी मुसलमान को दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ के मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ भी जाने के इम्कानात हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बीदर। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।